Hello students, my name is Atulya Kumar, Assistant Professor BUD ITM Lucknow. In this lecture series, we are studying about Introduction to Solid Mechanics. Today's topic is totally based on analysis of a bar of different cross section and a composite section. Okay. So contents of today's lecture are analysis of bar of varying cross section area and analysis of bar of composite section. So let's start. So first we are studying the topic about analysis of a bar of varying cross section. What do you mean by bar of varying cross section? As in this figure we are showing, we are having a different type of bar having cross section area name A1, A2 and A3, and this bar is subjected to a load of P kilonewton, P under action of tensile. इस बार के ऊपर जो लोड लग रहा है वो टेंसाइल लोड है जिसकी मैग्नीट्यूड है P किलो न्यूटन. ओके. और हमसे पूछा जा रहा है, हम लोगों से पूछा जा रहा है कि ये बार का डिफॉर्मेशन कितना होगा. तो अगर ये क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन एरिया होता है यानी कि प्रिज्मेटिक सेक्शन होता, तो हम लोग ने देख रखा था कि अगर प्रिज्मेटिक सेक्शन की बार है और अगर प्रिज्मेटिक सेक्शन की बार होती है और उसके अंदर में अगर P लोड लग रहा होता है, प्रिज्मेटिक सेक्शन का मतलब क्या होता है? प्रिज्मेटिक सेक्शन का मतलब होता है कि वो सेक्शन जिसके क्रॉस सेक्शन एरिया में कोई चेंज नहीं होता थ्रू आउट इट्स लेंथ. मतलब फिर से, प्रिज्मेटिक सेक्शन का मतलब होता है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ बार डज नॉट चेंज थ्रू आउट इट्स सेक्शन. मतलब उसके पूरे सेक्शन में जब उसके क्रॉस सेक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती है तो उस टाइप के बार को हम लोग प्रिज्मेटिक सेक्शन बार कहते हैं. तो ये हमारे पास एक प्रिज्मेटिक सेक्शन की बार है, इसकी लेंथ L है और ये टेंसाइल लोड के अंदर में सस्टेन कर रहा है. ठीक है. तो जैसे ही टेंसाइल लोड है तो हमें पता है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होगा, ये डेल्टा L निकलेगा. ठीक है. तो हमें पता है हुक्स लॉ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ वी नो दैट सिग्मा इक्वल टू E इंटू एप्साइलन. एप्साइलन इक्वल टू होता है स्ट्रेन इक्वल टू होता है डेल्टा L बाई एल. यानी कि अगर देखा जाए इसको तो ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं सिग्मा इक्वल टू E इंटू डेल्टा L अपॉन एल. और E सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा इक्वल टू होता है स्ट्रेस लोड बाई एरिया. यानी कि अगर आपसे ये डिफॉर्मेशन की बात करें, डेल्टा L निकालना हो प्रिज्मेटिक सेक्शन के लिए, तो डेल्टा L इक्वल टू प्रिज्मेटिक सेक्शन का डेल्टा L इक्वल टू लिखा जा सकता है P इंटू एल अपॉन ए इंटू ई. ये हम लोग ने बात किया था प्रिज्मेटिक सेक्शन के लिए. ये PL अपॉन ए जो था ये हम लोग ने डिस्कस किया था प्रिज्मेटिक सेक्शन के लिए. ठीक है. लेकिन अब हमें बात करना है कि अगर ये प्रिज्मेटिक सेक्शन ना हो के हमारा जो बार है वो एक वेरी क्रॉस सेक्शन का हो, डिफरेंट क्रॉस सेक्शन का बना हो, तो उस केस में हमारे बार के अंदर में टोटल डिफॉर्मेशन कितना होगा. ठीक है. इसके एग्जांपल के लिए, इसको समझने के लिए हम लोगों को FBD की जरूरत पड़ेगी, फ्री बॉडी डायग्राम. FBD की जरूरत पड़ेगी जो हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में या फिजिक्स 11th-12th के फिजिक्स में हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते होंगे, काइनेमेटिक्स में, फोर्सेस वाले चैप्टर्स में. तो सेम बेसिक कॉन्सेप्ट वही है. फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग को पता होना चाहिए. अब उसकी यूज़ कैसे करेंगे? फ्री बॉडी डायग्राम के लिए हमें क्या करना होगा कि आइदर आपको या तो इस पूरे बॉडी के या तो लेफ्ट से स्टार्ट करना है या राइट से स्टार्ट करना है. जब भी या तो आपको लेफ्ट से स्टार्ट करना है, अपने लेफ्ट से या अपने राइट से, डिपेंड करना है कि आपको किधर से ईजी हो रहा है, आप किधर से बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं, कॉन्फिडेंट है, उसी तरफ से स्टार्ट करेंगे. लेकिन जब आप एनालिसिस एक बार पूरा स्टार्ट कर लेंगे, जब आप इस बॉडी पे एनालिसिस पूरी स्टार्ट कर लेंगे तो आप उसी डायरेक्शन में फ्लो करेंगे. ऐसा नहीं है कि इस बॉडी के लिए आप इस सेक्शन लेफ्ट से मूव कर रहे होंगे और इस बॉडी के लिए आप राइट से मूव कर रहे होंगे. जी नहीं, आप इस पूरे बॉडी के लिए लेफ्ट से मूव करेंगे तो आपको कोई सॉल्यूशन डिराइव करने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी. ठीक है. तो फ्री बॉडी डायग्राम की हम लोग बात कर रहे हैं. तो फ्री बॉडी डायग्राम की अगर हम लोग बात करें तो ये फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बनाते हैं. तो हम बात कर रहे थे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हम लोग बात कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ठीक है. मूव कर रहे हैं हम लोग लेफ्ट टू राइट. ओके. तो यहाँ पे हम लोग सेक्शन XX कट करते हैं, इस बॉडी का XX सेक्शन पे लेते हैं. ठीक है. हम लोग इसके नेमिंग कर देते हैं ABCD. ठीक है. तो लेफ्ट टू राइट मतलब किसकी बात कर रहे हैं? AB बार की बात कर रहे हैं हम लोग. AB बार की बात कर रहे हैं. AB बार की लेंथ कितनी है? L1 है. क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है. लोड इस पे कितना आ रहा होगा? ये मेन है लोड. लेंथ और एरिया तो हमें पता है. मॉडुलस हो सकता है कि बॉडी की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी अलग अलग हो सकती है. अभी इस केस में क्या करते हैं ना कि हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी अलग अलग ले लेते हैं. इसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E1 है, इसकी E2 है एंड इसकी E3 है. दोनों केस देख लेते हैं, सेम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में क्या होगा और डिफरेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में क्या होगा. तो ये हमारे पास इस तरीके की बार है A1, A2 एंड A3. A1, A2 एंड A3 ये हमारे पास बार है. तो अगर हम इस बार की इन तीनों बार का अगर हम लोग कैलकुलेट करें टोटल डिफॉर्मेशन, तो हमने एक सेक्शन लिया XX. जब हमने ये सेक्शन लिया तो इस सेक्शन पे हम बात करेंगे एट XX सेक्शन. AB बार का अगर हम XX सेक्शन पे एनालिसिस करें और FBD डायग्राम बनाए तो ये हमारा AB है
ये हमने सेक्शन कट किया था एक्स एक्स। हम क्या करेंगे, हम इस साइड जा रहे हैं तो इसके लेफ्ट साइड में जो टोटल फोर्स आ रहा होगा, टोटल मैग्नीट्यूड का जो फोर्स आ रहा होगा, टोटल मैग्नीट्यूड का, उस फोर्स का हम इस पे शो कर देंगे। कैसे शो करेंगे, देखिए ये टोटल, इसके लेफ्ट में टोटल फोर्स कितना आ रहा है, पी आ रहा है, इसके ऊपर में टोटल फोर्स कितना आ रहा है, पी आ रहा है, और इसका डायरेक्शन कितना है, ये डायरेक्शन है पी। तो हमें पता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन के हिसाब से अगर इस डायरेक्शन में पी आ रहा है तो एक अपोजिट डायरेक्शन में भी पी आ रहा होगा, पी आ रहा होगा, कंफर्म है। अगर इस डायरेक्शन में पी आ रहा होगा तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी पी ही आ रहा होगा। इसका मतलब जो आपका ये ए बी बॉडी है, जो आपका ये ए बी बॉडी है, ये किसके अंदर में चला गया, ये किसके अंदर में चला गया, ये कंप्लीट टेंसाइल लोड के अंदर में चला गया, कंप्लीट टेंसाइल लोड के अंदर में चला गया, ठीक है। तो अगर हम डेल्टा ए बी निकालें, यानी कि अगर हम चेंज इन ए बी निकालें ड्यू टू दिस लोड, चेंज इन ए बी, डेल्टा ए बी, तो क्या लिखेंगे, डेल्टा ए बी के मैंने जस्ट बताया था, डेल्टा इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा इक्वल टू क्या होता है। तो डेल्टा इक्वल टू निकालने के लिए फिर से प्रिज्मेटिक बार वाला इक्वेशन यूज कर सकते हैं, लेकिन हम उसको डिराइव कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग इसको डिराइव कर लेते हैं, डेल्टा ए बी निकालने के लिए हम लोग डिराइव कर लेते हैं, ठीक है। तो ए बी क्रॉस मेंबर पे हम लोग हुक्स लॉ लगाते हैं। तो सिग्मा ए बी इक्वल टू ई ए बी, यानी कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए बी एंड एप्सिलॉन ए बी, ये होगा हुक्स लॉ के हिसाब से। हुक्स लॉ तो वैलिड कर रहा है। तो सिग्मा ए बी इक्वल टू ई ए बी इंटू एप्सिलॉन ए बी। सिग्मा ए बी मतलब क्या हुआ, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, लोड बाई एरिया, लोड बाई एरिया, यानी कि पी अपॉन ए बी। ए बी का मतलब हुआ कि ए बी का क्रॉस सेक्शन कितना है, तो A1 है, तो P अपॉन A1। ई ए बी का मतलब क्या हुआ, अभी हम डिफरेंट डिफरेंट ले लें, तो ई ए बी का मतलब हुआ E1, तो E1 इंटू एप्सिलॉन ए बी का मतलब क्या हुआ, डेल्टा एल ए बी अपॉन L1, क्योंकि टोटल लेंथ इसकी कितनी थी, L1 थी ए बी सेक्शन की। परफेक्ट, सिमिलरली, ठीक है। अब दूसरे मेंबर पे चलते हैं, दूसरे मेंबर पे चलते हैं। दूसरे मेंबर पे जब हम चलेंगे, दूसरे मेंबर पे जब चलेंगे हम लोग, दूसरे मेंबर पे जब हम चलेंगे हम लोग, तो दूसरे मेंबर पे क्रॉस सेक्शन कट करते हैं, दूसरे मेंबर पे क्रॉस सेक्शन कट करते हैं, और ये कट किया दूसरे मेंबर पे, ठीक है। दूसरे मेंबर पे जब क्रॉस सेक्शन कट किया तो ये कट किया, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं अब मेंबर की, कौन से मेंबर की बात की जाएगी, अब मेंबर की बात की जाएगी बीसी मेंबर की। लेफ्ट टू राइट ही चल रहे हैं हम लोग, लेफ्ट टू राइट ही मूव कर रहे हैं, तो बीसी मेंबर की बात करते हैं। तो बीसी मेंबर पे चलते हैं, बीसी मेंबर लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट हम लोग मूव कर रहे हैं। बीसी मेंबर पे अगर एक्स एक्स सेक्शन पे देखा जाए, एक्स एक्स सेक्शन पे देखा जाए तो कितनी लोड आ रही होगी, इकलौता यही लोड है पी लोड, ये जो पी लोड है बस यही लोड आ रहा होगा, तो इस पे इकलौता पी लोड ही आ रहा था, क्योंकि और तो कोई लोड रास्ते में है नहीं। टोटल मैंने क्या बोला था, समेशन ऑफ ऑल द फोर्स इसके लेफ्ट साइड में, इस सेक्शन के लेफ्ट साइड में जितने फोर्स आ रहे हैं सबके समेशन। तो इस पे और कोई फोर्स आ नहीं रहा, बस ये पी फोर्स आ रहा, तो मैंने पी लिख दिया, और यहाँ पे भी इसको बैलेंस करने के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन के हिसाब से पी आ गया, पी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मिस हो गया था, यहाँ पे डेल्टा अगर एल ए बी निकालना पड़े हम लोगों को, एल ए बी निकाले तो एल ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बहुत ही आसानी से हम लोग लिख सकते हैं सर, पी इंटू L1 अपॉन A1 इंटू E1, ठीक है। सिमिलरली अगर सेम कंडीशन के हिसाब से अगर हम डेल्टा बी सी निकालें, डेल्टा एल बी सी निकालें, डेल्टा एल बी सी निकालें, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, पी तो सेम ही रहेगा क्योंकि वही लोड आ रहा है, तो पी इंटू लेंथ यहाँ चेंज हो जाएगा, लेंथ की वैल्यू कितनी है, L2 अपॉन A2 इंटू E2। सिमिलरली जब हम लोग एक्स एक्स सेक्शन पे कट करेंगे, जब हम लोग एक्स एक्स सेक्शन यहाँ पे कट करेंगे, एक सेक्शन जो है हम लोग यहाँ पे कट करेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट पे एक सेक्शन जब हम लोग कट करेंगे, ये सेक्शन, तो यहाँ पे भी देखिए कि टोटल फोर्स इसके लेफ्ट में कितनी, इस सेक्शन के लेफ्ट में कितना आ रहा है, टोटल फोर्स अभी भी सेम आ रहा होगा, ये पी ही आ रहा होगा, ये पी ही आ रहा होगा, टोटल समेशन ये पी ही आ रहा था। यानी कि यहाँ पे इसका इलोंगेशन कितना हो जाएगा, तो इसका इलोंगेशन अगर लिखना चाहे तो डेल्टा एल सी डी लिखा जाए, तो ये हो जाएगा पी इंटू L3 अपॉन A3 इंटू E3, ठीक है। तो अगर आपसे हम लोगों से कोई पूछे कि इस पूरे बॉडी का टोटल इलोंगेशन यानी कि टोटल डिफॉर्मेशन कितना होगा, इस पूरे बॉडी का टोटल डिफॉर्मेशन कितना होगा, तो बहुत ही आसानी से हम लोग लिख सकते हैं, कि डेल्टा एल टोटल डिफॉर्मेशन इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एल ए बी प्लस डेल्टा एल बी सी प्लस डेल्टा एल सी डी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा एल ए बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इंटू एल ए बी अपॉन A1
इंटू E1 एक, दूसरा क्या था डेल्टा LBC में P इंटू LBC अपॉन A2 E2 और LCD में क्या हो जाएगा P इंटू LCD अपॉन A3 इंटू E3। अभी क्या है, अभी हम लोग हमारे पूरे सिस्टम पे, हमारे उस बॉडी के पूरे सिस्टम पे क्या था, पूरे सिस्टम पे एक ही लोड आ रहा था, इसीलिए आपको यहाँ पे सिर्फ पी देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जरूरी नहीं है कि हम लोगों के पास में जो भी केस आएगा वो सारे केस में एक ही यही लोड आ रहा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो उस केस में क्या किया जाएगा, तो उस केस में क्या किया जाएगा, उस केस में आप लोग सेम मेथड फॉलो करना है। आगे न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें सेम मेथड फॉलो करना है और इसी मेथड से वो वैल्यू कैलकुलेट करना है। कुछ लॉजिक नहीं है, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे या राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे। अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो जहां पे भी सेक्शन कट कर रहे हैं, हर एक बॉडी पे जब सेक्शन कट करेंगे तो उस बॉडी के लेफ्ट में टोटल समेशन ऑफ फोर्स कितना आ रहा होगा, उस फोर्स की वैल्यू वहां लिखेंगे प्लस विथ साइन। अगर मैग्नीट्यूड टेंसाइल फोर्स है तो प्लस लेंगे, कंप्रेसिव फोर्स है तो माइनस लेंगे, विथ साइन कैलकुलेट करके नेट फोर्स निकाल लेंगे उस सेक्शन पे। उस नेट फोर्स के बाद आप लोग उस सेक्शन का डिफॉर्मेशन निकाल लेंगे PL अपॉन AF यूज करके। अगर यहाँ पे इसी इक्वेशन में अगर E1 E2 की वैल्यू सेम रहती, E1 E2 की वैल्यू सेम रहती, अगर सपोज करो E1 E2 की वैल्यू सेम रहती, तब इसी इक्वेशन को ये भी लिख सकते थे P अपॉन E, जब E1 E2 E3, क्योंकि P भी सेम है, E1 E2 E3 भी सेम है, तो ये क्या हो जाएगा LAB अपॉन A1 प्लस LBC अपॉन A2 प्लस LCD अपॉन A3। इसी तरीके से भी निकाल सकते थे, सिंपल सा, ठीक है। यानी कि टोटल डिफॉर्मेशन क्या हो रहा है, टोटल डिफॉर्मेशन हो रहा है अल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल डिफॉर्मेशन, अल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल स्ट्रेन और इंडिविजुअल डिफॉर्मेशन। इसके स्टेप क्या थे, सबसे पहले हम लोग फ्री सेक्शन, फ्री बॉडी डायग्राम हम लोगों ने कैलकुलेट किया, तब फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, ड्रॉ किया, उसके बाद हम लोग हर एक सेक्शन का, इंडिविजुअल सेक्शन का हम लोगों ने डिफॉर्मेशन कैलकुलेट किया और फिर लास्ट में टोटल डिफॉर्मेशन को सम में ऐड कर दिया, कंबाइन कर दिया, तो हमने उस पूरे बॉडी का उस सिस्टम ऑफ लोड के अंदर में टोटल डिफॉर्मेशन कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब है एनालिसिस ऑफ बार ऑफ कंपोजिट सेक्शन। कंपोजिट सेक्शन का मतलब क्या होता है, कंपोजिट सेक्शन का मतलब होता है कि जब एक से ज्यादा टाइप के मटेरियल के साथ से अगर हमारा बार बना हुआ है, फॉर्म किया हुआ है, तो उस केस में हमारी वैल्यू, स्ट्रेस की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी, सिंपल सी बात है, ध्यान से समझिएगा। डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल का मतलब क्या हुआ, हम लोगों ने जब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात की तो हमने बताया था कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, डायमेंशन की वैल्यू प्रॉपर्टी नहीं है, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। और हमें पता है हुक्स लॉ के हिसाब से स्ट्रेस इज इक्वल टू E इंटू एप्सिलॉन। एप्सिलॉन मतलब स्ट्रेन और E जो है वो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि जिस भी बॉडी की जितनी ज्यादा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होगी उस बॉडी की स्ट्रेस भी उतना ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली, यानी कि अगर स्ट्रेन के रिस्पेक्ट में बात करें तो जिस बॉडी की जितनी ज्यादा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होगी उस बॉडी की स्ट्रेन की वैल्यू उतनी कम होगी। क्यों कम होगी, यहां देख सकते हैं कि एप्सिलॉन इक्वल, यानी कि स्ट्रेन इक्वल टू लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन ई, सिग्मा अपॉन ई, सिग्मा अपॉन ई, यानी कि एप्सिलॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि जिसकी ज्यादा ये वैल्यू जब ज्यादा होगा इसका मतलब है कि ये वैल्यू ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, और वाइस वर्सा अगर ये वैल्यू ज्यादा होगा तो ये वैल्यू कम होगा। यानी कि डिफॉर्मेशन किसमें कम देखने को ऑब्जर्व होगा, जिसमें मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू कम हो, उस बॉडी जिस बॉडी में मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू कम हो उसमें डिफॉर्मेशन देखने को कम मिलेगा। जिस बॉडी में मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू कम है उस बॉडी में डिफॉर्मेशन ज्यादा देखने को मिलेगा। वाइस वर्सा, अगर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू ज्यादा है डिफॉर्मेशन कम, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू कम डिफॉर्मेशन ज्यादा, वाइस वर्सा, ठीक है। और स्ट्रेस के केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्शन से बना हुआ है तो उस केस में, डिफरेंट टाइप के सेक्शन के केस में हम कैसे निकालेंगे, तो हम लोग यहाँ पे हम लोग को कंपैटिबिलिटी इक्वेशन का कॉन्सेप्ट लाना पड़ता है, यानी कि दो इक्वेशन हम लोग को चाहिए होगा, तब जाके हम इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कैसे सॉल्व कर पाएंगे देखेंगे, यहाँ पे जो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन की हम लोग बात कर रहे हैं वो क्या है। देखिए सबसे पहला कि हमारे पास दो बॉडी है तो टोटल डिफॉर्मेशन तो बॉडी की सेम होगी। अगर रिजिड कंडीशन में बॉडी है तो टोटल डिफॉर्मेशन हमारा सेम होगा, यानी कि जितना स्ट्रेन आउटर मेंबर में डेवलप हो रहा होगा उतना ही स्ट्रेन इनर मेंबर में डेवलप हो रहा होगा, तो यानी कि नेट डिफॉर्मेशन जो है वो सेम है। तो अगर डिफॉर्मेशन सेम है तो डिफॉर्मेशन यानी कि एप्सिलॉन 1 जो है एक मेंबर का इक्वल टू एप्सिलॉन 2 है, इसका मतलब सिग्मा 1 अपॉन E1 इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन E2। एक तो इक्वेशन हम लोगों के पास में ये आ जाता है।
कब? जब स्ट्रेन इक्वल आ रहा है, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या होगा? जो टोटल लोड आ रहा है, ये टोटल लोड जो P आ रहा है, ये कैरी कौन कर रहा होगा? ये मटेरियल 1 और मटेरियल 2 मिलकर कैरी कर रहा होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं P1 इक्वल टू P1 प्लस P2 इक्वल टू P। यानी कि टोटल लोड जो ये P इस मेंबर पे आ रहा होगा, ये कैरी कौन कर रहा होगा, ये सस्टेन कौन कर रहा होगा? ये मटेरियल P1 एंड मटेरियल P2 सस्टेन कर रहे होंगे। यानी कि P1 प्लस P2 इक्वल टू P लिख सकते हैं। P1 इक्वल टू क्या लिखेंगे? तो P1 इक्वल टू लिखेंगे सिग्मा इंटू A1। अब P2 इक्वल टू क्या लिखेंगे? सिग्मा इंटू A2, सिग्मा 2 इंटू A2। अब ये सिग्मा जैसे कैसे आया? तो सिंपल सी बात है, P सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं? सिग्मा इक्वल टू P अपॉन A लिखते हैं। अरे स्ट्रेस इक्वल टू लोड बाय एरिया लिखते हैं, तो लोड इक्वल टू क्या हो जाएगा? लोड इक्वल टू स्ट्रेस बाय एरिया। तो उसी से हम लोग ने ये इक्वेशन ले लिया, P इक्वल टू सिग्मा 1 A1 प्लस P2 इंटू A2, ठीक है। वो उसी इक्वेशन से हम लोग ने इस इक्वेशन को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन के हेल्प से, इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से हम लोग इस टाइप के कंपोजिट सेक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। हम लोगों के पास में दो इक्वेशन आएगा। एक इक्वेशन तब आएगा जब स्ट्रेन इक्वल हो रहा होगा, और दूसरा इक्वेशन कब होगा? जब टोटल लोड कैरी जो कर रहा होगा, टोटल लोड जो इस बॉडी पे आ रहा होगा, वो कैरी कौन कर रहा होगा? मटेरियल 1 कैरी कर रहे होंगे और मटेरियल 2 कैरी कर रहे होंगे। उस केस में हम लोग दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम लोग यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू या स्ट्रेन की वैल्यू, जो भी वैल्यू डिजायर रहेगी या जो भी हमें निकालना होगा, कैलकुलेट करना होगा, हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। एक हमारे पास एक वैरिंग क्रॉस सेक्शन की बार है। इस वैरिंग क्रॉस सेक्शन की बार में सबसे पहला केस क्या है कि हम लोगों को यहाँ पे एक फोर्स है जो अननोन है, ये कैलकुलेट करना है। यहाँ पे एक फोर्स है जो कि अननोन है और हमें इसे कैलकुलेट करना है। ये फोर्स अननोन है और ये कैलकुलेट किया जाना है सबसे पहला। और दूसरा है कि हमें टोटल इलोंगेशन ऑफ बार निकालना है, टोटल इलोंगेशन ऑफ बार निकालना है। ओके, चलिए देखते हैं। तो इस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लगाना पड़ेगा। और इक्विलिब्रियम का इक्वेशन क्या है? इक्विलिब्रियम का इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? तो समेशन ऑफ Fx इक्वल टू 0 लिखेंगे, क्योंकि एक्स डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल का एक्स डायरेक्शन लेते हैं, तो समेशन ऑफ Fx इक्वल टू 0 लिखते हैं। ओके, तो यहाँ देखेंगे समेशन ऑफ Fx में ये 50 टेंसाइल लोड है, तो 50 P जो है वो कंप्रेसिव लोड लग रहा है, तो 50 माइनस P प्लस 500 फिर से टेंसाइल लोड है, और ये माइनस ऑफ 200 इक्वल टू 0, क्योंकि इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स 0 होना चाहिए, ठीक है। टोटल फोर्स कितना आ रहा है? 550 माइनस 200 इक्वल टू P। यानी कि अगर आपसे पूछे कि मिसिंग फोर्स कितना है, तो सर मिसिंग फोर्स जो है वो 350 किलो न्यूटन है। सर मिसिंग फोर्स जो है वो 350 किलो न्यूटन है, ठीक है। ये हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया, यानी कि एक प्रॉब्लम हम लोग का सॉल्व हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? टोटल इलोंगेशन ऑफ बार। टोटल इलोंगेशन ऑफ बार कैलकुलेट करने के लिए हमने आपको क्या बताया था कि हमें हर एक बॉडी का, हर एक मेंबर का फ्री बॉडी डायग्राम कैलकुलेट करना है। और उसके लिए मैंने क्या बोला था कि आपको या तो अज्यूम करना है कि आप लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं या राइट से लेफ्ट मूव कर रहे हैं। हम लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं या राइट से लेफ्ट मूव कर रहे हैं। तो सपोज करते हैं कि हम लोग इस केस में हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, ठीक है। ओके, चलिए सबसे पहला सेक्शन यहां लेते हैं। ये सेक्शन का नाम देते हैं हम लोग LM, LM, क्योंकि LM में आ रहा है तो LM, यानी कि लिखेंगे यहां पे सबसे पहला सेक्शन है एट सेक्शन LM, एट सेक्शन LM। एट सेक्शन LM देखा जाए तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो नेट फोर्स कितना आ रहा है? इसके लेफ्ट राइट मूव करें तो हम क्या देख रहे हैं? इस लेफ्ट में, इस पूरे के पूरे लेफ्ट में, इसके लेफ्ट में कितना फोर्स आ रहा होगा? तो नेट फोर्स कितना आ रहा है सर? तो 50 किलो न्यूटन आ रहा है, क्योंकि एक ही फोर्स आ रहा है, तो ये 50 किलो न्यूटन। इसको बैलेंस करने के लिए दूसरा फोर्स भी आ रहा होगा 50 किलो न्यूटन का। जी सर, फॉर 50 किलो न्यूटन का टोटल फोर्स आ रहा होगा। परफेक्ट है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें डेल्टा LM निकालना है, मतलब एलोंगेशन या डिफॉर्मेशन इन LM। तो डेल्टा LM निकालते हैं। डेल्टा LM इक्वल टू क्या हो जाएगा? PL अपॉन ए होता है फॉर्मूला, फोर्स अपॉन लेंथ अपॉन एरिया। P की वैल्यू कितनी है? P की वैल्यू यानी कि फोर्स की वैल्यू कितनी है? 50 किलो न्यूटन। तो हम लोग ले रहे हैं P की वैल्यू 50 किलो न्यूटन। लेंथ कितना आ रहा है? लेंथ दिया हुआ है 1000 mm। लेंथ इज इक्वल टू 1000 mm। 1000 यानी कि 1 मीटर है, 1000 mm यानी कि 1 मीटर है, ठीक है। PL अपॉन एरिया कितना है? एरिया 600 mm स्क्वायर। इसको हम लोग मीटर स्क्वायर में लेंगे, क्योंकि हमारे पास मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू जो है वो गीगा न्यूटन में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हम इसकी वैल्यू क्या करेंगे? हम लोग इसकी वैल्यू किस में कैलकुलेट कर रहे हैं? इसकी वैल्यू हम लोग सभी वैल्यू किलो न्यूटन और मीटर स्क्वायर में लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये एरिया कितना? एरिया है 600 mm स्क्वायर। 600 इंटू 10 टू द पावर -6, 600 mm स्क्वायर।
PL अपॉन एरिया हो गया। E की वैल्यू कितनी है 210 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 210 इंटू 10⁶, ये चेंज हो जाएगा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ओके, ये चेंज हो जाएगा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो आप यहाँ पे हम लोग डेल्टा LM आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। डेल्टा LM कैलकुलेट करने के लिए डेल्टा LM की वैल्यू लिख लेते हैं, कितनी आती है। इट इज कमिंग आउट एज 3.96 इंटू 10⁻⁻⁴ डेल्टा LM। नेक्स्ट मूव करेंगे, दूसरा सेक्शन हम लोग कहाँ लेंगे, दूसरा सेक्शन हम लोग कहाँ लेंगे, ये सेक्शन हम लोग लेंगे, दूसरा सेक्शन हम लोग लेंगे सेक्शन MN पे, दूसरा सेक्शन हम लोग लिया जाएगा सेक्शन MN पे। ओके, नेक्स्ट सेक्शन हम लोग जो लेंगे वो लेंगे सेक्शन MN पे। ठीक है, तो ये एक सेक्शन ले रहे हैं MN पे। ठीक है, यानी कि एट, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे एट सेक्शन MN, सेक्शन MM पे। नेक्स्ट चलते हैं, सेक्शन MM पे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इस सेक्शन पे MN पे, इस सेक्शन पे हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं MN पे। तो MN पे वैल्यू कितनी आ रही है, MN पे देखा जाए तो MN पे फोर्स कितना आ रहा है, एक फोर्स तो ये 50 किलो न्यूटन का इधर जा रहा था, 50 किलो न्यूटन का, और दूसरा फोर्स P फोर्स भी आ रहा होगा, तो P फोर्स जो है वो इधर आ रहा होगा 350 का। यानी कि नेट फोर्स कौन सा लग रहा होगा, नेट फोर्स कौन सा लग रहा होगा, नेट फोर्स कौन सा लगा हो, तो 350 और ये 50, एक प्लस में है, एक टेंसाइल है, एक कंप्रेसिव है। यानी कि अगर नेट फोर्स की बात करें, अगर हम लोग नेट फोर्स की बात करें तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, इन दोनों का समेशन, यानी कि नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, नेट फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नेट फोर्स की वैल्यू हो जाएगी कंप्रेसिव वैल्यू, और ये हो जाएगा 300 किलो न्यूटन का। ये जो ब्लू कलर में है ये नेट फोर्स बता रहा है, ये नेट फोर्स है, ये नेट फोर्स है 300 किलो न्यूटन का। तो इस 300 किलो न्यूटन को न्यूट्रलाइज यानी कि इक्विलिब्रियम में लाने के लिए कौन सा फोर्स और लग रहा होगा, 300 किलो न्यूटन का एक और फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि इलोंगेशन निकालिए, डेल्टा LM निकालिए, डेल्टा MN निकालिए, तो डेल्टा MM इक्वल टू हो जाएगा 300 किलो न्यूटन। इसकी लेंथ कितनी है, इनकी लेंथ भी 1000 mm है, यानी कि 1 मीटर है, अपॉन एरिया की वैल्यू कितनी है इनकी, एरिया 2400 mm स्क्वायर, यानी कि 24 इंटू 10⁻⁻⁶, और E की वैल्यू तो सेम है, तो E इक्वल टू 210 इंटू 10⁻⁶। तो यहाँ से हम लोग इलोंगेशन की वैल्यू निकाल लेंगे, और इलोंगेशन जो आ रहा होगा डेल्टा MN सेक्शन का, ये आ रहा है 300 अपॉन 2400 इंटू 210, इट इज कमिंग आउट एज 5.95 इंटू 10⁻⁻⁴। ओके, इट इज कमिंग आउट एज 5.95 इंटू 10⁻⁻⁴। परफेक्ट। ओके, थर्ड जो बात कर रहे होंगे हम लोग, अब बात करेंगे इस सेक्शन की, यहाँ पे, यानी कि ये कौन सा सेक्शन है, ये सर कौन सा सेक्शन है, ये NP सेक्शन है, ये NP सेक्शन है, NP सेक्शन पे है। तो यानी कि थर्ड पॉइंट है एट सेक्शन NP, एट सेक्शन NP। NP पे नेट फोर्स निकालेंगे, NP पे नेट फोर्स निकालेंगे, NP पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, एक तो लेफ्ट साइड में इस पे 50 आ रहा था, दूसरा 350 आ रहा था, दूसरा 350, और एक और फोर्स आ रहा है ये 500 किलो न्यूटन का, एक 500 किलो न्यूटन का। तो अगर इस पे आपसे कोई पूछे नेट फोर्स कितना आ जाएगा, तो नेट फोर्स निकालने के लिए रेड से नेट फोर्स हम शो कर रहे हैं, ये नेट फोर्स है, नेट फोर्स कितना हो जाएगा 500 प्लस 50, 550, यानी कि नेट फोर्स अगर निकालना हो तो 500 प्लस 50 माइनस ऑफ 350, यानी कि नेट फोर्स आ रहा है 200 किलो न्यूटन का। यानी कि इस पे नेट फोर्स कितना आ रहा होगा, ये नेट फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही होगी, ये आ रही है 200 किलो न्यूटन की, और इसका डायरेक्शन कितना आ रहा होगा, इसका डायरेक्शन आ रहा होगा टेंसाइल डायरेक्शन आ रहा होगा, डायरेक्शन टेंसाइल आ रहा होगा 500 किलो न्यूटन। क्यों, क्योंकि टोटल देखो 500 प्लस 50 जो वो टेंसाइल डायरेक्शन में है, तो 500 किलो न्यूटन का 200 किलो न्यूटन का टेंसाइल लोड इस पे आ रहा होगा, 200 किलो न्यूटन का टेंसाइल लोड इस पे आ रहा होगा, 200 किलो न्यूटन का। इसको बैलेंस करने के लिए इस डायरेक्शन में भी 200 किलो न्यूटन का टेंसाइल लोड आ रहा होगा। तो डेल्टा अगर NP निकाले तो डेल्टा NP इक्वल टू क्या हो जाएगा, 200 किलो न्यूटन का, जिसकी लेंथ कितनी दी हुई है 1200 mm, यानी कि 600 mm, यानी कि 0.6 मीटर, अपॉन
एरिया कितना दिया हुआ 1200 mm स्क्वायर, 1200 इंटू 10 टू दी पावर -6 ये मीटर स्क्वायर में इंटू 210 इंटू 10 टू दी पावर 6 ये किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आ रही है ये आ रही है 0.6, इट इज कमिंग आउट एज 4.76 इंटू 10 टू दी पावर -4 mm। यानी कि अगर हमसे कोई पूछे नेट डिफॉर्मेशन इस पूरे सेक्शन का कितना आ रहा है, नेट डिफॉर्मेशन इस पूरे सेक्शन का कितना आ रहा है, तो पूरे सेक्शन का अगर नेट डिफॉर्मेशन देखा जाए तो डेल्टा नेट लिखा जा रहा है, और डेल्टा नेट इक्वल टू डेल्टा एल एम प्लस डेल्टा एम एन प्लस डेल्टा एन पी। और इसकी वैल्यू कितनी आ रही होगी, 10 टू द पावर -4 कॉमन ले लेते हैं और इसकी वैल्यू आ रही होगी 3.96। और हाँ ये कंप्रेसिव फोर्स था, तो ये कंप्रेसिव फोर्स था तो ये माइनस में आएगा, क्योंकि कंप्रेसिव फोर्स को हमने माइनस लिया और टेंसाइल को प्लस लिया, तो कंप्रेसिव फोर्स माइनस में, यानी कि डिफॉर्मेशन में किस में आ रहा होगा, ये माइनस में आ रहा होगा। 3.96 माइनस 5.95 प्लस 4.76 यानी कि नेट डिफॉर्मेशन आ रहा होगा 4.76 प्लस 3.96 माइनस 5.95। तो नेट डिफॉर्मेशन इज कमिंग आउट एज 2.76 इंटू 10 टू द पावर -4 mm। 2.76 इंटू 10 टू द पावर -4 mm is the net deformation under this system of load for this varying cross section area body. Okay, thank you.